चलो वीसीसी एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं लोकेश सैनी, जो अपनी फिजिक्स की जो क्लासें चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने 8 पार्ट जो हैं हमने 8 पार्ट उसमें देख लिए थे। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पार्ट जो अपना 9th जो पार्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और जो उसका शेष जो रह गया था उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अभी अपन जो पढ़ रहे थे वो सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ रहे थे। हमारी जो है सरल आवर्त गति अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो लास्ट में जब कल हमने देखा कि सरल आवर्त गति करते हुए कोई कण है तो उसका विस्थापन, वेग और त्वरण क्या होना है। विस्थापन y बराबर a sin ओमेगा टी, वेग बराबर वेग बराबर या फिर v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और त्वरण को अपन डिनोट करते हैं a से, कैपिटल A लिखा है अपन ने यहाँ पर। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, जहाँ पर अपन ने देखा था कि मैक्सिमम त्वरण कहाँ पर होता है, मिनिमम त्वरण कहाँ पर होता है, और मैक्सिमम किसी वस्तु का या किसी कण का वेग कहाँ पर होता है, और मिनिमम कहाँ पर होता है। अब हम अगर इसी बेस पे अगर आगे चलें तो हम एक छोटी सी स्थिति और देखेंगे कि जब कोई भी कण या लोलक जो होता है सरल आवर्त गति जब करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा न्यूनतम और मिनिमम या मैक्सिमम या अधिकतम कहाँ पर होती है। तो अब हम उसकी बात करेंगे। तो वही अगला नोट है, अपने ध्यान से समझते हुए चलना। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें। देखो, पहली बात तो प्रॉब्लम क्या आती है कि फिजिक्स है, हर किसी के समझ में भी नहीं आती, और फिर बात ये भी तो ना, हर किसी का सिलेक्शन भी तो नहीं होता ना। चलो कोई नहीं, तो पढ़ना तो अपने को ये। अब हम आगे बात करते हैं। चलो देखो, मैं यहाँ पर अब जो सरल आवर्त गति है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि कोई पिंड अगर सरल आवर्त गति करता है, अगर कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखो, सरल आवर्त गति करते, पेंडुलम लिख लेते अपन यहाँ पर, पेंडुलम की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा, पेंडुलम की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा। देखो, हाँ जी, मैं यहाँ पर एक पेंडुलम बना देता हूँ, और जब ये पेंडुलम गति करता है तो ये यहाँ तक जाएगा, और इधर ये पेंडुलम गति करता हुआ यहाँ तक आए। थोड़ा बड़ा बन गया, एक ही साइज के हैं, ध्यान रखना। चलो, तो ये पेंडुलम जब गति करता है तो अधिकतम यहाँ तक जाएगा, और अधिकतम विस्थापन इसका ये होता है, और अधिकतम विस्थापन को ये अपन ने क्या नाम दिया था, आयाम नाम दिया था। अब हम बात करते हैं कि सरल आवर्त गति जो करता है वो जो पेंडुलम है, उस पेंडुलम में इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी और इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब अच्छे से समझना, अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो जो मैं साइड में जो हिंदी लिखवाऊंगा वो आराम से आपको समझ में आ जाएगी। देखो, ये कोई पेंडुलम है, इस अवस्था में नीचे लटका हुआ है। जब ये पेंडुलम गति करता है
तो गति करते 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 इसकी अधिकतम गति कहाँ तक हो गई, यहाँ पर। अधिकतम अपन गति क्या कि अधिकतम ये यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ पर पहुँचने के बाद में इसकी गति क्या हो गई, रुक गई। और जैसे ही इसकी गति रुकी तो ये वापस आना प्रारंभ हो जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पर इसकी गति रुकी, वापस आना प्रारंभ कर देगा। तो इसका मतलब है कि जब पेंडुलम यहाँ से इधर जाता है और यहाँ माध्य स्थिति से जब इधर जाता है, तो ये मैक्सिमम जब पहुँच जाता है, तो वहाँ मैक्सिमम स्थिति पर पहुँचने के बाद में इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, न्यूनतम। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर इस स्थिति में गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, न्यूनतम। भाई जब यहाँ से गति करता हुआ यहाँ तक गया, जब इसकी गति न्यूनतम हो गई तभी तो ये वापस आना प्रारंभ किया। अगर इसकी गति न्यूनतम ना होती तो और भी आगे जाता है। तो यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, न्यूनतम। इधर गतिज ऊर्जा न्यूनतम, तो अपन कह सकते हैं इधर भी गतिज ऊर्जा क्या, न्यूनतम। गतिज ऊर्जा यहाँ पर भी न्यूनतम और यहाँ पर भी न्यूनतम, लेकिन यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी अधिकतम। यहाँ पर गतिज ऊर्जा कैसी होती है, अधिकतम, मैक्सिमम। अब जब यहाँ पर गतिज ऊर्जा न्यूनतम है और ये यहाँ तक पहुँच गया और ये रुक गया, रुकने के बाद में ये अपने आप में एक ऊर्जा ग्रहण करेगा जिसे अपन कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और इस स्थिति में आकर के इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है ये हो जाएगी अधिकतम। इसकी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगी, अधिकतम, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी इसकी, न्यूनतम। स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि गतिज ऊर्जा इन दोनों स्थितियों पर क्या होगी, न्यूनतम मतलब शून्य, क्योंकि यहाँ पर जो गति होती है वो शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है, इसलिए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, न्यूनतम। और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है। और माध्य अवस्था में क्या होता है, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम। क्लियर हुआ, समझ आया कि नहीं आया ये पॉइंट? अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आप लास्ट जो इधर हिंदी में अपन या फिर आप जो लाइन लिखोगे वो लाइन आराम से आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अगर कोई पेंडुलम है, सरल आवर्त गति करता है, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है सरल आवर्त गति करते पेंडुलम की तो सरल आवर्त गति करता हुआ अगर कोई पेंडुलम है तो उस पेंडुलम में दो ऊर्जाएं निहित होती हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। जिसको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया कि देखो कोई जैसे झूला है, झूले की जो बीच में जो स्थिति होती है उसे अपन कहते हैं माध्य स्थिति। और ये झूला, इसमें अगर गतिज ऊर्जा है तो ये अधिकतम यहाँ तक गति करेगा, और जब यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो गई, जीरो हो गई, तभी तो वापस आना प्रारंभ करेगा। तो देखो यहाँ गतिज ऊर्जा इसकी न्यूनतम, मतलब आयाम पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो। माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा मैक्सिमम और वापस आयाम पर इसकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम। तो माध्य अवस्था में इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, अधिकतम। तो गतिज ऊर्जा माध्य अवस्था में मैक्सिमम होगी और आयाम पर मिनिमम होगी। और स्थितिज ऊर्जा, जब गतिज ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो उसमें स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, स्थितिज हो जाएगी वो, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा माध्य अवस्था पर मिनिमम और आयाम पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ तक अपन ने इसको देखा, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम थोड़े थोड़े
जो नोट हैं उन नोट की बात करते हैं। और इम्पोर्टेंट नोट है कि कोई अगर सरल आवर्त है, कोई पेंडुलम अगर सरल आवर्त गति कर रहा है, कोई स्प्रिंग अगर सरल आवर्त गति कर रही है, कोई यू आकार की नली में पानी जो है सरल आवर्त गति कर रहा है, या फिर कोई पानी का कोई बॉक्स है, उसमें कोई भी जैसे बेलनाकार कोई भी पात्र रखा हुआ है, वो गति कर रहा है, तो वो सारे के सारे जो पात्र जो हैं यहाँ पर, जैसे पेंडुलम ले लो, स्प्रिंग ले लो, यू आकार की नलिका ले लो, और अपने लास्ट में एक बॉक्स में, पानी के बॉक्स में कुछ भरा रखा हुआ है, तो वो सारे के सारे जब वो गति करते हैं और जब वो गति करेंगे या फिर सरल आवर्त गति करते हैं, तो उनका जो आवर्त काल होगा, उनका आवर्त काल किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो अब हम उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी सारे आते हैं और आप ये मान के चलना कि देखो ये जो मैं लिखवाता हूँ ये क्वेश्चन ही है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आ रही तो वीडियो को बार बार देखें, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इनको समझने में, बाकी आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब देखो, अपन नोट के थ्रू बात करेंगे हर एक चीज़ का। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1 कि सरल आवर्त गति करता हुआ पेंडुलम का जो आवर्त काल होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो अपन कह सकते हैं पेंडुलम का आवर्त काल, और अपन इसको किससे डिनोट करते हैं, टी से। किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो ये जो सरल आवर्त गति करता हुआ पेंडुलम होगा, इसका आवर्त काल किस पर डिनोट करेगा, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। आवर्त काल क्या होगा, अपन जानते हैं आवर्त काल को टी से डिनोट करते हैं, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो आप जानते हो टी का मतलब आवर्त काल, 2 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, L होता है लंबाई, पेंडुलम की लंबाई। किसकी लंबाई, पेंडुलम की लंबाई। तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि L बराबर पेंडुलम की लंबाई और G बराबर गुरुत्वीय त्वरण। तो चूंकि L बराबर पेंडुलम की लंबाई और G बराबर गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, अपन उनकी बात करते हैं। तो आप ध्यान से समझते हुए चलना है इन क्वेश्चनों के बारे में। आपसे बोल दिया कि कोई पेंडुलम है और उस पेंडुलम, देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे, वो मैं लाइन टू लाइन यहाँ पर लिखवा दूंगा आपको कि किसी पेंडुलम के द्रव्यमान को, कि किसी पेंडुलम के द्रव्यमान को कम या ज़्यादा करने पर, किसी द्रव्यमान के पेंडुलम, जो किसी पेंडुलम है उसका जो द्रव्यमान है उसको कम या ज़्यादा अपन कर देते हैं, तो उसके आवर्त काल पर क्या फर्क पड़ेगा। उसका आवर्त काल बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर कम रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब मैंने जो बोला वो बोला कि कोई पेंडुलम है और उस पेंडुलम का द्रव्यमान मैंने बढ़ा दिया, मतलब m मैंने बढ़ा दिया, तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके t पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पेंडुलम का आवर्त काल सबसे पहले ये बताओ आप कि किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है। 2 पाई कांस्टेंट है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण इन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है अगर लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण में अगर अंतर आता है, अगर ये दोनों बदलते हैं तो आवर्त काल भी बदलेगा। लेकिन जो पेंडुलम का जो आवर्त काल है उसमें द्रव्यमान तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप पेंडुलम का जो द्रव्यमान है उसको चाहे कितना ही चेंज करो, कितना ही बढ़ाओ, कितना ही कम करो, लेकिन उसके आवर्त काल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आवर्त काल के फॉर्मूले में क्या नहीं है, वहाँ पर द्रव्यमान नहीं है। तो मैं इसको सीधा लिखवा देता हूँ, कैसे कि पेंडुलम के द्रव्यमान को, कि पेंडुलम का द्रव्यमान अधिक या कम करने पर उसका आवर्त काल
उसका आवर्तकाल कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि उसका आवर्तकाल कैसा रहेगा। उसका आवर्तकाल कैसा रहेगा? अपरिवर्तित। अब हम और इससे आगे अगर बात करें तो देखो, जैसे आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? अपन ने जब परिभाषा पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि आवर्तकाल का मतलब होता है कि घड़ी के पेंडुलम के द्वारा एक चक्कर कितने समय में तय किया जा रहा है, कि एक चक्कर कितने समय में पूरा किया जा रहा है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? आवर्तकाल। अब मेरे को एक बात था ना कि यदि घड़ी का आवर्तकाल बढ़ेगा, मतलब घड़ी का जो चक्कर लगाने का जो समय है, इधर से उधर एक चक्कर पूर्ण करने का जो समय है, वो अगर बढ़ेगा, मतलब आवर्तकाल बढ़ रहा है, तो बताओ इसका मतलब क्या है? घड़ी तेज चल रही है, धीमे चल रही है? तो इसका मतलब है घड़ी धीमे चलेगी। आवर्तकाल बढ़ रहा है मतलब उसके चक्कर लगाने की जो टाइम है, चक्कर लगाने का जो टाइम है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पहले से गति से चक्कर लगाता था, आवर्तकाल तेज ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे चक्कर लगा रहा है, मतलब गति की स्पीड, जो घड़ी की जो स्पीड है वो भी क्या हो गई? कम हो गई। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी धीरे चलेगी। आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी धीरे चलेगी। अगर आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी कैसे चलेगी? धीरे चलेगी। अब देखो भाई, अब आपने कई बार एग्जाम्पल में देखा होगा या फिर नहीं देखा तो होता क्या है कि जैसे कोई झूला है और इस झूले पर कोई लड़की पहले खड़ी होकर के झूलती है, ध्यान से समझना, और फिर वो लड़की बैठ जाती है। वो लड़की क्या हो जाती है? बैठ जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब लड़की जब खड़ी होकर के झूलती थी तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र था वो यहाँ पर था मध्य में, और उस द्रव्यमान केंद्र की जो लंबाई थी वो ये थी। जैसे ही लड़की बैठी तो लड़की के बैठने पर द्रव्यमान केंद्र भी क्या हो गया? नीचे खिसक गया। नीचे खिसकने से लंबाई क्या हो गई? बढ़ गई। पहले द्रव्यमान केंद्र की लंबाई इतनी थी और द्रव्यमान केंद्र की अब लंबाई कितनी हो गई? इतनी। तो होता क्या है कि किसी झूले पर खड़ी लड़की, जैसे कि किसी झूले पर कोई लड़की खड़ी होकर के झूल रही है और अचानक वो बैठ जाती है, तो बताओ झूले में जो उसका आवर्तकाल है या फिर उसकी जो गति है वो कम होगी या ज़्यादा होगी? तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखो, यहाँ पर L क्या है? कम है, और यहाँ पर L क्या है? ज़्यादा। तो जैसे ही खड़ी लड़की जब बैठ जाती है मतलब L का मान ज़्यादा हो गया, और जब L का मान ज़्यादा होगा तो T का मान भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा, क्योंकि T और L तो समानुपाती हैं। तो L बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है अगर लड़की बैठेगी तो आवर्तकाल ज़्यादा हो जाएगा, और अगर जैसे ही आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी या झूले की गति कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा? कि झूला झूलती हुई खड़ी बालिका के अचानक बैठ जाने पर, झूला झूलती हुई खड़ी बालिका के अचानक बैठ जाने पर, झूला झूलती हुई खड़ी बालिका के अचानक बैठ जाने पर होगा क्या कि जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे झूला धीमा हो जाएगा। बैठ जाने पर द्रव्यमान केंद्र की लंबाई, बैठ जाने पर द्रव्यमान केंद्र की लंबाई बढ़ जाती है। द्रव्यमान केंद्र की लंबाई बढ़ जाती है। अगर L का मान बढ़ेगा तो जो झूला है उसकी चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लंबाई बढ़ जाती है जिससे झूला धीमा हो जाएगा, जिससे झूला धीमा हो जाएगा।
जिससे झूला क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आ गया हो तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तो हो गया पेंडुलम, ठीक है। नंबर 2 अपन बात करते हैं स्प्रिंग निकाय। किसकी बात करते हैं, स्प्रिंग की। यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, पेंडुलम की। तो अपन जानते हैं कि कोई भी अगर स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग अगर इस स्प्रिंग से m द्रव्यमान का कोई अगर भार इससे लटका रखा है, इस स्प्रिंग से कितने द्रव्यमान का भार अपन ने लटका रखा है, इससे m द्रव्यमान का भार लटका रखा है, और ये है इसकी माध्य अवस्था। और आपने इसको नीचे दबाया और नीचे, या फिर आपने इसको ऊपर दबाया, नीचे खींचा या ऊपर खींचा, तो होगा क्या कि जब आप इसको ऊपर नीचे खींचोगे तो ये कभी नीचे जाएगी कभी ऊपर जाएगी, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये अपनी माध्य अवस्था में आकर के रुक जाती है। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का सरल आवर्त गति करते हुए, जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ जो द्रव्यमान है सरल आवर्त गति के दौरान आवर्तकाल, तो यहाँ लिख सकते हैं स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का सरल आवर्त गति करते हुए आवर्तकाल। देखो स्प्रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, m द्रव्यमान का कोई पिंड जुड़ा हुआ है, बाहर जुड़ा हुआ है, और सरल आवर्त गति कर रहा है ऊपर नीचे, तो उसका आवर्तकाल अपन किससे डिनोट करते हैं, t से। किससे डिनोट करते हैं, t से। हमेशा फॉर्मूले आप बनाना सीखो। यहाँ पेंडुलम की लंबाई होती है, पेंडुलम की क्या होती है, लंबाई होती है, और उस पर जो बल कार्य करता है वो करता है गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण जिसको अपन कहते हैं, तो इसलिए अपन ने g लिखा। तो वही 2 पाई तो सेम है ही, 2 पाई तो सेम है ही। यहाँ पर अपन द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, इसलिए द्रव्यमान जो होता है वो होता है m। द्रव्यमान क्या होता है, m, ठीक है। और यहाँ पर ये जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान पर एक स्प्रिंग का एक नियतांक कांस्टेंट वो यहाँ पर कार्य करता है, तो वो हो जाएगा k। तो इसलिए स्प्रिंग का जो आवर्तकाल होएगा वो होएगा t बराबर 2 पाई रूट में m/k। यहाँ पर m तो क्या है, द्रव्यमान, और k क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक। तो चूंकि m तो क्या है, द्रव्यमान, और k क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक, या स्प्रिंग नियतांक। तो देखो जब पेंडुलम, जब आवर्तकाल, पेंडुलम का आवर्तकाल देखते हैं तो ये आता है स्प्रिंग का t बराबर 2 पाई रूट में m/k आता है। पेंडुलम हो गया, स्प्रिंग हो गई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब हम इससे आगे बात करते हैं कि कोई U आकार की कोई नलिका है। नंबर 3 जो नोट होगा, नंबर 3 U आकार की नलिका में जल के स्तंभ का सरल आवर्त गति के दौरान आवर्तकाल। U आकार की नलिका में जल के
स्तंभ का सरल आवर्त गति करते हुए आवर्तकाल, गति करते हुए आवर्तकाल कि ये यू आकार की कोई नलिका है, और इसमें ये द्रव भरा हुआ है, और इस द्रव की एक माध्य अवस्था है यहाँ से यहाँ तक। अब देखो इस द्रव की ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी h। अब इसको आप अगर छोड़ देते हो तो ये माध्य अवस्था में आने की कोशिश करता है और माध्य अवस्था में आ जाएगा। तो इसका जो आवर्तकाल होता है वो क्या होगा, वही t बराबर 2 पाई अंडर रूट या h आ रहा है। और ये भी किसके, इसमें कौन काम करेगा, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण। तो ऊंचाई है, पेंडुलम में उसकी लंबाई थी इसलिए l लिया था, और यहाँ पर क्या है उसकी ऊंचाई, तो अपन ने क्या लिया है h। तो वही t बराबर 2 पाई रूट में h अपॉन g। एक अपन बात कर लेते हैं लास्ट इसमें, जैसे लास्ट कौन सा रह गया, बॉक्स वाला। कौन सा रह गया, बॉक्स वाला, कि ये कोई पानी से भरा हुआ बॉक्स है, और इस पानी से भरे हुए बॉक्स में एक कोई बेलनाकार पात्र है, वो यहाँ पर आधा डूबा हुआ है। अब अगर अपन को इसके आवर्तकाल चाहिए, अगर इसका टी चाहिए, तो 2 पाई तो ज्यों का त्यों अंडर रूट में, इसमें भी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, तो नीचे आ जाएगा जी। लेकिन ऊपर क्या आना है इसमें, तो इसकी भी तो लंबाई है, तो ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पर लंबाई। तो आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी होता है, आपने पेंडुलम में भी यही फॉर्मूला बताया था, लेकिन इसमें भी यही बताया। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है कि देखो इसकी 2 लंबाई है, एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इसको कैपिटल L ले लेता हूँ, और एक इसकी लंबाई है जो सिर्फ और सिर्फ किस में है, पानी के अंदर, इसको मैं स्मॉल l ले लेता हूँ। तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्मॉल l। तो स्मॉल l का मतलब है कि पानी के अंदर बेलन की द्रव में डूबी लंबाई। तो चूँकि स्मॉल l बराबर बेलन की द्रव में डूबी हुई लंबाई, डूबी लंबाई, बेलन की द्रव में डूबी लंबाई, ये क्या है इसकी, जो इसका क्या है L, डूबी लंबाई। यहाँ पर अपन ने किसको लिया है, L को। तो अब आप यहाँ से स्प्रिंग के बारे में, कोई बॉक्स वगैरह है उसके बारे में, पेंडुलम के बारे में, तो इनके बारे में आप सबके बारे में आराम से यहाँ पर बता सकते हो। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो आज आपने गति के जितने भी यहाँ पर सरल आवर्त गति से संबंधित जितने भी पॉइंट थे, आज आपने इनको देखा। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में, देखो थोड़ी छोटी छोटी वीडियो हैं, आप इनको आराम से देख सकते हो। बाकी अगर मैं चाहूँ तो बड़ी वीडियो भी बना सकता हूँ। एक वीडियो मैं आपको बड़ी भी बनाऊँगा, जिसमें मैं खुद आपको इस बोर्ड पर मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा आपको। अगर आप वो वीडियो देख लोगे, और जिसने मेरी लास्ट की जो पहली है जो वीडियो देख रखी है 7-8 वीडियो, ये और जो मैं रिवीजन कराऊंगा, अगर वो वीडियो आप अगर देख लेते हो तो आप ये मान के चलना कि आपका 90% आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। छोटी वीडियो है, थोड़ा अच्छे से मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ोगे। बाकी तो पढ़ना ना पढ़ना तो खैर आप ही जानो, लेकिन थोड़ा बहुत कर लिया करो। अब हम इसके बाद में सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि सरल आवर्त गति में ये जो हमने ये ऐसे फॉर्मूले लिखे हैं, ऐसे कुछ आवर्तकाल निकाला है, इनके क्वेश्चंस कहाँ पर आएंगे। और जब ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद में फिर ऐसे ही एक आधा घंटे की या 35 या 40 मिनट की एक वीडियो बनेगी। उस वीडियो में मैं आपको लास्ट में एक गति रह जाएगी जिसका नाम है वृत्तीय या
वृत्ताकार गति, जिसमें आपने अच्छे से सुना होगा अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े वगैरह सूखते हैं उस पर कौन सा बल कार्य करता है, दूध से क्रीम निकालते हैं उस पर कौन सा बल कार्य करता है। ठीक है, जो अपन सारे, या फिर आपने सुना होगा कि मौत का जब कुआं होता है उसमें चारों तरफ गाड़ी घूमती है, वो किस बल के कारण घूमती है, अपकेंद्रीय बल कैसे लगता है, अभिकेंद्रीय बल कैसे लगता है, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जो अपने आधा घंटे की जो क्लास रहेगी उसमें देखेंगे। और मैं आपको एक वीडियो ऐसी लाऊंगा जिसमें लगभग 8 से 10 वीडियो, क्योंकि अभी तक अपनी 8 हो गई, 9वां पार्ट ये है और 10वां पार्ट अपना कल आपको मिल जाएगा। तो 10 पार्ट में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उस सब का निचोड़ आपको दे दिया जाएगा। मैं खुद आपको उसको पढ़ के पूरा, चाहे 2 घंटे 3 घंटे कितनी भी बड़ी क्लास लगे, मैं आपको उसको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था, हमने ऐसे इसको किया था। मेरे पास भी नोट्स रहेंगे और अगर नोट्स बनाए हैं तो आपके पास भी नोट्स रहेंगे। तो वो वीडियो आपको देखना कंपलसरी है। और अगर वो वीडियो आपको अगर समझनी है तो उस वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये जो लास्ट की जो 9-10 वीडियो जो रहेंगी इनको कंप्लीट देखना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि उसमें ऐसे मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको बोलता चलूँगा, समझाता चलूँगा कि ऐसे होता है वैसे होता है, द्रव्यमान ये है, वेग ये है, भार ये है, चाल, गति, विस्थापन ऐसे ऐसे होता है, ये एक सदिश राशि है, अदिश राशि, वो सारी चीज़ें मैं आपको सुनाता चलूँगा। तो वो आपका एक रिवीजन होगा और वो रिवीजन इतना अच्छा रहेगा कि जिसने पढ़ रखा है उसके लिए बहुत बेनिफिट देगा ये। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं आप। सिंपल सी अपन ने छोटी छोटी बातें की थी। इसके बाद में हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आप यहाँ तक इनको समझें, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन के बाद में आपकी एक गति रह जाएगी, वृत्तीय गति या वृत्ताकार गति। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। वॉशिंग मशीन का आपने देखा होगा, वैसे फालतू के जो क्वेश्चन है, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, वो सारे अपन देखेंगे। फिजिक्स में आपका ऐसा एक भी टॉपिक नहीं रहेगा जिससे आपको प्रॉब्लम आए कि सर हाँ आपने नहीं कराया। जहाँ तक होगा मैक्सिमम हम आपको फिजिक्स में करवा देंगे। और ये आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए आप ये मान के चलना कि रामबाण साबित होगा। आपको एक ही जगह पर, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी फिजिक्स कंप्लीट, लेकिन हम आपको फिजिक्स कंप्लीट करवाएंगे। और ये सारी क्लासें आपको हमारे ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएंगी, VCC एकेडमी इस नाम से गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है। आगे हम आपको जैसे ही पूरा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अच्छे से एक बार और फिर इसको कवर करवाएंगे। अभी क्या है कि मैं जानता हूँ कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, यहाँ पर सभी जगह चल रही है, और इस टाइम पीरियड पर जो वीडियो की जो क्वालिटी है आपको ठीक से नहीं मिल पा रही होगी। तो आगे हम आपको कोशिश करेंगे कि वापस से इस कोर्स को सही से डिटेल से आपको करवाएं। उसमें पूरा आपको PDF वगैरह करवाया जाएगा और वो कोर्स आपको कुछ पैसे दे करके या कुछ इस तरीके से आपको परचेज करना होगा। तो अच्छा है कि आप पहले यहाँ से पढ़ लो और फिर आप वो चाहो तो ले सकते हो। बाकी आपके लिए यही सफिशिएंट रहेगा अगर यही पढ़ लेते हो आप, क्योंकि यही चीज़ें वापस करवाएंगे। बस फ़र्क इतना सा है कि अभी मैं खुद लिखवा रहा हूँ और आप लिख रहे हो। वहाँ पर मैं पूरा करवाऊँगा, उसके साथ में आपको पेपर्स वगैरह मिलेंगे पूरे के पूरे, और PDF फाइल वगैरह भी मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो लेकिन उसका भी क्या है, चार्ज लगता है थोड़ा सा, हर चीज़ में ऐप वगैरह वो सब कुछ मैनेज करना होता है। तो वो आगे की बात है, लेकिन अभी तक आप यहाँ तक इसको समझे होंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। आप इसके बाद में गति से संबंधित 2 क्लास और बनेंगी। एक क्लास में आपको वृत्तीय गति पढ़ा दी जाएगी और जो दूसरी क्लास बनेगी उसमें पूरा का पूरा आपको रिवाइज करने को मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में, आपके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, आप जितना भी इसको आप शेयर कर सकते हो, जितने भी आप जो भी चलाते हो उस पर इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोगों को बोलें कि अच्छा है, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, देखें इसको प्रॉपर, इसके नोट्स बनाएं, फ़ायदा होगा, हम भी पढ़ते हैं इससे। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो उनके लिए, और हमारा जो चैनल है ये भी आगे इसी तरीके से बढ़ता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।